सबकी नजर पंजाब लोकल बॉडीज चुनावों के रिजल्ट पर थी। चुनाव से पहले खूब सियासत भी हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सियासी जमीन तलाशने के लिए खुद को किसानों का हमदर्द दिखाने की पूरी कोशिश की। अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया, लेकिन जब नतीजा आए तो पंजाब की जनता का भरोसा कैप्टन अमरिंदर सिंह पर नजर आया। पंजाब के लोकल बॉडी इलेक्शन में मिली जीत पर लोगों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बधाई दी। जय जवान जय किसान के नारे लगे, तो वहीं इन चुनावी नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। देश की नंबर 1 पार्टी पंजाब के निकाय चुनाव में चौथे नंबर पर रह गई, यानी बीजेपी साफ हो गई। चुनाव के नतीजों को देखें तो नंबर 1 की पार्टी कांग्रेस, नंबर 2 की पार्टी अकाली दल है और नंबर 3 पर बड़ी जीत का सपना देख रही आम आदमी पार्टी और चौथे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी। इस जीत को कांग्रेस ने किसानों की जीत बताया और बीजेपी की नीतियों की हार। आंदोलन के बीच पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन में जीत की व्याख्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यूं की। सारे पंजाबियों का बहुत धन्यवादी है, शुक्रगुजार है कि तुसी इन्ने हिम्मत नाल इन्ने प्यार नाल तुसी कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट की है। जिहदे अज रिजल्ट आए ने, मेरा ख्याल कदे भी पंजाब यह जे रिजल्ट पहला नहीं आए किसी पार्टी को भी। ये एक बहुत छोटी हिम्मत है जिहदे करके तुसी बाहर निकले और साडी पार्टी को सपोर्ट किया। राजस्थान और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के परिणाम को नए कानून का रेफरेंडम बताने वाली बीजेपी खामोश है, जबकि पंजाब में अपने गढ़ में ही उसे हार मिली। जिस लोकसभा सीट से सनी देओल आते हैं, यानी गुरदासपुर, वहां बीजेपी खाता तक नहीं खोल सकी। अब आपको सीटों के आंकड़ों के बारे में बताते हैं। कांग्रेस ने नगर परिषद की 1815 सीटों में 1199 सीटें जीती। अकाली दल ने महज 289, आम आदमी पार्टी ने 57, तो वहीं बीजेपी को महज 38 सीटें मिली। अगर आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 350 सीटों को देखें तो कांग्रेस को 281 वार्डों में जीत मिली। अकाली दल को 33, आम आदमी पार्टी को 9, बीजेपी को 20। अगर आप जीत को प्रतिशत में देखें तो कांग्रेस ने तकरीबन 68.3% सीटें जीती, अकाली दल ने 14.87%, आम आदमी पार्टी ने 3.04%, बीजेपी ने 2.67%। दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब के किसानों का जो आक्रोश दिख रहा है, उसी आक्रोश का असर पंजाब के निकाय चुनाव में दिखा। एनडीए से अलग होकर भी अकाली दल डैमेज कंट्रोल करने में फेल रही, तो बीजेपी और कांग्रेस को कोस कर भी आम आदमी पार्टी कोई कमाल नहीं कर सकी। चुनावी नतीजों पर अकाली दल का रिएक्शन भी सुनिए। काबिले तारीफ कि साडे वर्करां ने, साडे उम्मीदवारां ने डट के इस कांग्रेस पार्टी दे जोर जबर दा मुकाबला किया, लड़ाई लड़ी। परमात्मा दी किरपा दे नाल 2022 च श्रोमणी अकाली दल दी सरकार बनन लगी है। अकाली और आम आदमी पार्टी खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बता रही है, लेकिन छोटे चुनाव का बड़ा पैगाम यही है कि पंजाब में पहली पसंद कांग्रेस है, वही कांग्रेस जो पहले दिन से पंजाब के किसानों के साथ है। किसान आंदोलन के बीच में पंजाब में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस को भारी बहुमत मिला है, उससे साफ हो गया है कि किसानों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है। साथ ही अब कांग्रेस ने 2020 में एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को फेस बनाने का दांव भी खेल दिया है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। लद्दाख में क्यों पीछे हटी चीनी सेना? आज हम आपको एक ऐसा इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं जो चीनी सेना के पीछे हटने की असली वजह आपके सामने रख देगा। आपको पता चल जाएगा कि चीन की दादागिरी वाले तेवरों को भारत ने कैसे ढीला किया। जहां भारत के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने पहली बार आज तक के कैमरे पर चीन के पीछे हटने की इनसाइड स्टोरी बताई है। मेरे सहयोगी गौरव सावंत की यह रिपोर्ट देखिए। पूर्वी लद्दाख में है तापमान 0 से 10 डिग्री कम। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया है और मेरे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, वीर चक्र। आप आर्मी कमांडर हैं नॉर्दर्न कमांड के। जनरल जोशी, अब जब चीन की सेना पीछे हट रही है और भारत की सेना अपने खेमे में लौट रही है, इस समय जमीनी स्थिति क्या है? गौरव, इस समय हमारा डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चल रहा है जमीन पर।
जो कि हमने एग्री किया था कि हम 10 फरवरी को शुरू करेंगे और एग्रीमेंट के हिसाब से 10 फरवरी को शुरू हो गया है। हमने ये एग्री किया था दोनों फौजों ने कि ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है ये हम 4 स्टेप्स में करेंगे। स्टेप 1 में जो हमने करना था कि जो हमारे टैंक और जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो डिसएंगेज होंगी, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और पीपल लिबरेशन आर्मी ने, चाइनीज आर्मी ने अपना काम जो उन्होंने करना था डिसएंगेजमेंट का वो उन्होंने बखूबी कर लिया है। स्टेप 2 और स्टेप 3 में हमने नॉर्थ और साउथ बैंक से जो हमारी इन्फेंट्री है उसको डिसएंगेज करना था और स्टेप 4 जो आखिरी स्टेप था उसमें हमने जो हमारे जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं रजांगला और छिंगला की कैलाश रेंज के ऊपर उसको हमने डिसएंगेज करना था। तो ये कार्रवाई चल रही है, दोनों तरफ अपना अपना हिस्सा निभा रहे हैं और हम हर स्टेप को वेरीफाई कर रहे हैं जी। जब दिन के आखिर में शाम के समय दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को हॉटलाइन भेजते हैं कि हमने आज दिन की कार्रवाई पूरी कर ली है, तो और अगले दिन हम सुबह बैठकर फ्लैग मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज की कार्रवाई क्या करनी है। ठीक, अगर दिन के दौरान कोई ऐसी कार्रवाई है जिससे कि दोनों आर्मी सेटिस्फाइड नहीं है कि आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने ये बंकर बनाया था इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है जो आपने करना चाहिए था, तो वो एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं और फिर वो मतलब एक दूसरे को कार्रवाई करके हम आगे की कार्रवाई बढ़ाते हैं। जनरल साहब, क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो अगर हम इसको एरिया वाइज ले तो हम फिंगर 3 पर सीमित हो गए हैं, जबकि हमारी क्लेम लाइन फिंगर 8 है और चीन केवल फिंगर 8 के पीछे हटा है और हमको हमारे ही इलाके में उसने पीछे हटा दिया है, ऐसा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्रीमेंट है। हमें ये समझना चाहिए बिल्कुल क्लियरली कि हमारा क्लेम लाइन जो है LAC का वो फिंगर 8 के ऊपर है और जो चाइनीज आर्मी है वो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में जितनी थी वो पूरी फिंगर 8 के पीछे जा रही है। इस सिचुएशन के दौरान उसने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। उसने बंकर बनाए थे, उसने हेलीपैड बनाए थे, उसने काफ़ी सारे टेंटेज थे, उसके हज़ारों में ट्रुप्स वहाँ इस इलाके में थे। वो सब कुछ वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। पूरा जो भी लैंड फॉर्म है जो अप्रैल पिछले साल में था वापस उसको रिस्टोर कर रहा है और उसके ट्रुप्स फिंगर 8 के पीछे रहेंगे, यानी कि हमारी क्लेम लाइन से पीछे रहेंगे। दूसरा, वो फिंगर 8 के इस तरफ यानी कि जो इलाका हमारी क्लेम का है उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, ना कोई मिलिट्री एक्टिविटी ना कोई सिविल एक्टिविटी, कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। और आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसका क्लेम लाइन फिंगर 4 तक है और वो भी अपने क्लेम लाइन तक पेट्रोलिंग नहीं करेगा। तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल जीत की सिचुएशन है। बहुत बड़ी बात की आपने कि ये भारत के लिए जीत की सिचुएशन है, लेकिन इस जीत के लिए जो 29-30 अगस्त का आपका ऑपरेशन था ऑप स्नो लेपर्ड, जिसमें हम लोग रिजांगला, रिचिंगला, गुरुंग हिल, मगर हिल पर आ गए थे, वहां से अब हम पीछे हटेंगे एज पार्ट ऑफ दिस डिसएंगेजमेंट। तो क्या हम बहुत ज्यादा उसको सीड कर रहे हैं अपने एरिया को, जबकि अभी तक ना गलवान सॉर्टेड है, ना हॉट स्प्रिंग सॉर्टेड है, ना डेप्सैंग सॉर्टेड है? हमने जो ये क्विड प्रो को एक्शन हमने 29 और 30 अगस्त को किया था, जिसमें हमने कि रजांगला छिंगला की हाइट्स ऑक्यूपाई की थी और जिसमें हमने साउथ बैंक और नॉर्थ बैंक के भी कुछ इलाकों को ऑक्यूपाई किया था, वो हमने इसलिए किया था ताकि हमको जो हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं चाइनीज आर्मी के साथ, उसमें हमको कुछ लीवरेज हासिल हो और ये लीवरेज की वजह से ही वो दोबारा वापस टेबल पर आया है, हमसे नेगोशिएट कर रहा है और इसी लीवरेज की वजह से आज ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हो रही है। तो क्योंकि अब बोथ साइड ने एग्री किया है कि हमने डिसएंगेज करना है, तो दोनों साइड वापस अपने पोस्ट में जाएंगे इस इलाके में और फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे बाकी इलाकों को रिजॉल्व करने के लिए। तो क्या उसके पास कोई इंसेंटिव है कि वो गलवान से या हॉट स्प्रिंग से या डेप्सैंग से पीछे हटे, जब हम हट ही चुके हैं, क्योंकि हम उसको डोमिनेट करते थे उसके मोल्डो गैरिजन को कैलाश रेंज से, अब हम नहीं करते, तो उसके पास इंसेंटिव क्या है कि वो 48 घंटे बाद बात करेगा? इसमें गौरव इंसेंटिव की कोई बात नहीं है। हमने जो लीवरेज अपने लद्दाख रेंज के ऊपर, कैलाश रेंज के ऊपर जो हमने अपना ऑक्यूपाई किया था, उसका हमारा मुद्दा था कि हम इस इलाके में नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो में, रजांगला छिंगला में हम स्टेटस को एंटे को हासिल करें, वो हमने कर लिया है। बाकी इलाकों में सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल नहीं है। इसी इलाके में ट्रूप्स बिल्कुल आईबॉल टू आईबॉल बैठे हुए थे और सिचुएशन कभी भी एस्केलेट हो सकती थी। तो हमारा मुद्दा ये था कि पहले हम इस इलाके को रिजॉल्व करें और हमने ये भी माना है कि जैसे ही यहाँ पे इस इलाके में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस खत्म हो जाएगा, हम 48 आवर्स के अंदर
जो 10वां कोर कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग है वो करेंगे और हम इन बाकी एरियाज को रिजॉल्व करेंगे। आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? भारत के लिए बड़ी जीत और भारत की मिलिट्री डिप्लोमेसी के लिए क्या एक बड़ी जीत है? क्योंकि ये जो नेगोशिएशंस थे इसमें कोर कमांडर और आर्मी के अधिकारी शामिल थे, हालांकि MEA के भी। तो क्यों चीन माना जो पहले नहीं मान रहा था? ये जो हमने कार्रवाई की 29-30 अगस्त को, वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब हमने जो लीवरेज हासिल किया, हम उसके पूरे जो उसके गैरिसन्स हैं, मोल्डो गैरिसन है, उसको हम डोमिनेट कर रहे थे और वो फिर उसके बाद बैकफुट पे हो गया और इसी वजह से वो दोबारा नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आया और फिर उसने नेगोशिएटिंग जो हमने की आखिरी 3 फ्लैग मीटिंग में, जो कि 29-30 अगस्त के बाद हुई हैं, 7वीं, 8वीं और 9वीं, उसमें फिर वो कोशिश कर रहा था कि कुछ उसको फेस सेविंग मिले, लेकिन हमारा जो बॉटम लाइन था, जो एब्सोल्युटली क्लियर हमारे जो एम था कि हमने स्टेटस को एंटी अप्रैल 22 अचीव करना है, उससे कम हम किसी भी चीज को नहीं मानेंगे। जैसे ही उसने ये यकीन कर लिया कि मतलब भारत मानने वाला नहीं है, तो फिर वो ही बैक्ड आउट और देन द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस वाज एग्रीड एंड देन वी स्टार्टेड द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। और ये संकेत बहुत क्लियर है अब कि भारत अपनी हर इंच जमीन की रक्षा करेगा, चाहे वो डेप्सैंग में हो, DBM में हो या डेमचौक में हो। एब्सोल्युटली, ये मैसेज उसको बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हो गया है कि हम LAC के ऊपर स्टेटस को यूनिलैटरली उनको चेंज करने नहीं देंगे, स्पेशली यूजिंग ऑफ फोर्स। ये उसने हर इलाके में जो हमारी कार्रवाई थी उसको क्लियर समझ आ गया है। उसको ये भी समझ आ गया है कि जो उसने ये कार्रवाई की वो उसका एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन था। जनरल जोशी, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस सफलता पर बहुत बहुत बधाई। आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड जनरल YK जोशी बहुत साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि यह भारत के लिए एक जीत है। नेगोशिएशन इस समय चल रहे हैं। पेंगोंग त्सो के बाद 48 घंटों के बाद अब चाहे वो डेप्सैंग का इलाका हो, गोगरा का हो, हॉट स्प्रिंग का हो, डेप्सैंग से डेमचौक की बातचीत अब आगे होगी, लेकिन भारत बहुत सशक्त है और कॉन्फिडेंट है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, लद्दाख आज तक। और अब हम आपको उन वीरांगनाओं से मिलवाते हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। ये वीरांगनाएं -40 डिग्री के तापमान पर डटी रहती हैं, लगातार पेट्रोलिंग करती हैं और दुश्मनों से देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने पूर्वी लद्दाख में भारत की हिम वीरांगनाओं से खास बातचीत की। हम इस समय भारत तिब्बत सीमा पुलिस की हिम वीरांगनाओं के साथ है। ये महिला पुलिसकर्मी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात रह चुकी हैं। इनमें ये पूरा एक प्लेटून है ITBP की महिला कर्मियों का और ये ऑपरेशनली डिप्लॉयड हैं। आप इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका और आप कहां पर डिप्लॉयड रह चुकी हैं? सर, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन हम अपना नाम नहीं बता सकते, पर हम BOP पे 3 महीने के लिए डिप्लॉयड रहते हैं सर। यानी इस समय जब भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ये जो आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन था, तो उस समय क्या ITBP जो अपने BOPs पे थी, तो उन BOPs पे क्या महिला कर्मी भी तैनात थी? बिल्कुल सर, हम अपने हिमवीर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वहीं पर खड़े रहते सर। टेंशन था, डर था? बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत तो रहता है, पर हमारे पास जोश बहुत था सर। ये बहुत अच्छी बात है, जोश बहुत था। और आप तो मुस्कुरा भी रही हैं मैम। आप भी क्या BOPs पे LAC पर तैनात रह चुकी हैं? जी सर, बिल्कुल सर। और कितने पीरियड के लिए आप तैनात रह चुके हैं? सर, वहाँ पे हम 3 मंथ्स के लिए होते हैं सर। उसके बाद हम अपने रोटेशन फिर वहाँ से फिर नीचे आ जाते हैं सर। फिर छुट्टी भी जाना पड़ता है, हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है सर किसी का। फिर वहाँ से फिर एक्स्ट्रा मतलब रोटेशन के वाइज वहाँ फिर ड्यूटी के लिए जाते हैं सर आफ्टर 3 मंथ। तो BOP पे आपका टास्क क्या, जिसको बॉर्डर आउटपोस्ट कहते हैं, BOP पे आपका टास्क क्या रहता है? सर, BOP पे हम पेट्रोलिंग जाता है सर, और सर जवानों के साथ जो हमारा हिमवीर जो ड्यूटी करते हैं वो हम भी करते हैं सर, साथ शोल्डर टू शोल्डर साथ करके। तो फिर वही ड्यूटी है सर, जो सर हमारा जवान करते हैं सर वो हम भी करते हैं। इसमें कुछ महिला या ये हम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम, आपसे बात कर सकते हैं? आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी ट्रेनिंग किस तरह की रहती है इस डिप्लॉयमेंट के लिए? हमारी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है क्योंकि हमें बहुत हाई एल्टीट्यूड पे रहना पड़ता है। फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं और आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो आप वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आप मैक्सिमम किस ऑल्टीट्यूड तक डिप्लॉयड रह चुकी है मैम?
15,000 हाई एल्टीट्यूड में ड्यूटी किया था सर। आपने ड्यूटी किया है 15,000 पे 3 महीने के लिए, कोई प्रॉब्लम रही? प्रॉब्लम तो हम लद्दाख की है सर, इसलिए प्रॉब्लम नहीं रहता है सर। अरे वाह, तो हाँ सर। मतलब आप तो डॉटर ऑफ द सॉइल है, मतलब यहीं की भूमि पुत्री हैं आप यहाँ की। हाँ सर। और 3 महीने आप भी डिप्लॉयड हाँ रही। सर, डिप्लॉयड। मैम आपको कोई प्रॉब्लम, आप कहाँ की हैं और आप किस पोस्ट पे थी? हम उत्तराखंड से हैं और हम जहाँ पे सारे हमारी पोस्ट हैं, जवान डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पे हम कोई प्रॉब्लम नहीं रही? नो सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फ्रंट रो से पीछे की तरफ भी चलते हैं। आपके इंस्पेक्टर ट्रेनिंग इस समय हमारे साथ है, इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह। इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह, इन पहाड़ियों में इस ऑल्टीट्यूड पे हम लोग के लिए तो चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और क्या महिला कर्मियों के लिए और पुरुष कर्मियों के लिए ट्रेनिंग में कोई फर्क रहता है? सर हमारे जो आईटीबीपी में है, जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसमें महिलाओं और पुरुष में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। ये हमारी हिम वीरांगनाएं हमारे से कंधा मिलाकर हर जगह हर पहलू में हमारे साथ ये काम करती हैं। तो नहीं, जैसे फिजिकल फिटनेस हुआ, पहाड़ चढ़ना हुआ, रस्सा चढ़ना हुआ, तो वही मापदंड पुरुषों के लिए और वही मापदंड महिलाओं के लिए? जी सर, ये जो मापदंड पुरुषों के लिए वही महिलाओं के लिए, और ये हमारा दिनचर्या का काम है, ताकि हम इस काम को यहाँ पर पूरा करने के बाद अपने जो फॉरवर्ड पोस्ट में जाते हैं तो उसके लिए हम शारीरिक और मानसिक तौर से फिट होकर के दिए हुए कार्य को पूरा कर सकें। वेरी गुड। प्रॉब्लम अगर होती है तो किस तरह की प्रॉब्लम होती है? सर थोड़ा सा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, थोड़ा सांस लेने में हमें दिक्कत रहता है, पर हमें जो सर ट्रेनिंग दी जाती है उसमें हमें फिजिकली स्ट्रांग तो बनाया ही जाता है, मेंटली भी स्ट्रांग बनाया जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई मैम। ये जो मेंटली स्ट्रांग बनाया जाता है, इसको कैसे करते हैं? सर हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको हमें, जैसे टेम्परेचर, हमें सर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे रहना है, जैसे 50 अराउंड पोस्टों पे हमारे -50 तक चला जाता है। तो आप रही हैं -50 तक में भी? -42 गया है सर मेरे। -42 गया टेम्परेचर? जी सर, दिसंबर था सर। और उसमें पेट्रोलिंग भी, सेंट्री ड्यूटी भी, क्या ड्यूटी रहती है? सर SRP LRPs तो रहती हैं, और ड्यूटी SOs की जो ड्यूटीज होती हैं वो रहती हैं, और सर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी रहती है। ऑपरेशनल तो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, जैसे खाने पीने का बंदोबस्त एंड ऑल। तो लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब भी आपको देखना पड़ता है। लेकिन आपके हाथ में कार्बाइन है, आपके हाथ में इंसास है, तो क्या कोई फर्क होता है कि कौन कौन सा हथियार चलाएगा? कौन बताएगा? मैम आप मुझे बताएंगे, आपके पास इंसास है। जी सर, हमें इंसास इश्यू होती है, तो वैसे हमें बेसिकली से हर वेपन की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मुझे फिलहाल जैसे कि मैं प्लाटून में हूँ, उस हिसाब से हमें वेपन दिए जाते हैं, इश्यू होते हैं। जी। लेकिन मैम आपकी ड्यूटीज क्या क्या रही हैं पोस्ट पर जब आप तैनात थे? मोर्चे पे ड्यूटी देना। आपने मोर्चे पे ड्यूटी दी है? जी सर। क्या यहाँ पर किसी के साथ कोई ऐसा अनुभव हुआ कि आपने चाइनीज सोल्जर्स को वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार देखा? वो किसने देखा? मैम आपने देखा चाइनीज सोल्जर्स को LAC के उस पार? हाँ जी सर, LAC पे हमारे चाइनीज सोल्जर सामने ही होते हैं। कई बार हमारी मुठभेड़ भी हो जाती है, लेकिन हम इतने स्ट्रांग और हमारा जज्बा इतना मजबूत होता है कि हम उनका डट के सामना कर सकते हैं, और किया भी है। तो मतलब महिलाओं के साथ भी क्या मुठभेड़ हुई है, या फिर पुरुषों के साथ मुठभेड़ हुई है और आप अपने मोर्चों पर थे? हमारे जवानों के साथ मुठभेड़ हुई, उस टाइम हम उनके साथ ही मोर्चों पे तैनात थे। आप भी मोर्चों पर तैनात थे। क्या फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी अब ITBP को दी जा रही है? जी सर, इनको सब ये तो हर रूटीन में आता है सर। हर प्रतिदिन जो है ये मार्शल आर्ट, जुडो, कराटे, ये हर महिला को सिखाया जाता है हमारे में। ठीक। और अब उम्मीद यही की जा रही है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम हो, डिसएंगेजमेंट हो। लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि महिला पुलिसकर्मी भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर BOPs पर तैनात होती हैं। उनका भी वही दिनचर्या, वही रोटेशन, वही ड्यूटीज रहती हैं। हार्श क्लाइमेट पे भी, मतलब आप ये सोचिए -40 डिग्री तक तापमान जाता है, 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये तैनात रहती हैं। और ये एक इंस्पिरेशन है औरों के लिए कि इस क्षेत्र को, इस भूमि की रक्षा हर भारतवासी के लिए कितनी आवश्यक है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, लेह आज तक। पाकिस्तान के पंजाब में किसानों ने
भारतीय किसानों की तरह एक ट्रैक्टर रैली निकाली है और इमरान सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तानी किसानों की नहीं, बल्कि इन दिनों पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, एक लंबा दौर चल रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में रोजगार की बत्ती गुल है और महंगाई का मीटर चालू है। भारत के हर मामले में अपनी टांग अड़ाने के एक्सपर्ट पाकिस्तान में अब किसान अपनी मांगों पर अड़ गए और ट्रैक्टर लेकर इमरान सरकार के खिलाफ सड़कों पर डट गए। ये तस्वीरें भारत की नहीं, पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हजारों किसानों ने बढ़ती खाद, बिजली और डीजल की कीमतों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली। पाकिस्तानी किसान नेताओं ने घोषणा की है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 31 मार्च को ट्रैक्टरों का रुख लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ कर देंगे। हमारे ज़रूरी टूलों का बिल 5 रुपए 35 पैसे किया जाए और तमाम किस्म के जो ऊपर टैक्स है उसे खत्म किया जाए। हमारी गंदम 2000 रुपए की जाए और हमारा डीजल की कीमत में आए दिन जो इजाफा किया जा रहा है उसे वापस लिया जाए और खादों की बढ़ती हुई कीमत को वापस लिया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने तो 31 मार्च को हम अपने ट्रैक्टरों का रुख लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ करेंगे। बीज महंगा, खाद महंगी और जो बिजली का रेट है वो 13 रुपए से बढ़ चुका है और हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि क्या सनत को मिल सकता है रिलीफ पैकेज, क्या किसानों को रिलीफ पैकेज नहीं मिल सकता जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसान पाकिस्तान का। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए, वरना ये रैली ट्रैक्टरों की रैली इस्लामाबाद की तरफ आएगी। भारत के कृषि कानूनों पर बिन मांगे अपनी राय देने वाली इमरान सरकार की इस ट्रैक्टर रैली पर क्या राय? क्या इमरान खान पाकिस्तान के किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च पर भी वही राय रखते हैं जो वो भारत के किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर रखते आए हैं? क्योंकि अभी 10 फरवरी को ही जब इस्लामाबाद के सरकारी कर्मचारियों ने पाकिस्तानी संसद पर प्रदर्शन किया तो इमरान सरकार ने बदले में उन्हें आंसू गैस के इतने गोले दिए कि चारों तरफ धुआं धुआं हो गया और इस धुएं से निकला इमरान के मंत्री शेख रशीद का ये बयान। 25% तनख्वाहों में इजाफा किया है, थोड़ी बहुत टीयर गैस भी चलाई है, वो भी जरूरी होती है क्योंकि टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए। टीयर गैस को बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है और ज्यादा महफूज है हमारे पास। अभी असल मसला यह है कि 25% हमने सरकारी मुलाजमीन की 1 से लेके 19 ग्रेड की तनख्वाहों में इजाफा किया है जो अरबों रुपए बनता है। इन तस्वीरों में पाकिस्तान की असली हालत बयां होती है। आवाम की आंखों में टीयर यानी आंसू और इमरान सरकार के पास टीयर गैस के गोले। आखिर पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? बहुत बढ़ी है, डबल डी ट्रिपल चौपल बढ़ी है। कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि उनमें ज्यादा महंगाई हुई है? हर चीज पे महंगाई, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके स्पेशली नाम लिया जाए। सब्जी पे, गोश्त पे, दूध पे, हर चीज। अम्मा आप क्या कहेंगी, महंगाई बढ़ी है इमरान खान की हुकूमत में? बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसको कम होनी चाहिए थोड़ा, ताकि गरीब आवाम जो है वो सुकून का सांस ले सके। सब्जी तक महंगी है, गोश्त महंगा है, दालें महंगी है, कुछ तो सस्ता करे ना ताकि आवाम का दिल जीते। हम भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब दोबारा आए, लेकिन आवाम का दिल जीते बिना नहीं आ सकते। लेकिन 2.5 सालों में जो उनकी कारकर्दगी रही है वो महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। बहुत ज्यादा हुई है, कारकर्दगी तो सही है, महंगाई बहुत ज्यादा है। हम दोबारा लाना चाहते हैं इमरान खान साहब को, लेकिन ये है कि वो थोड़ा महंगाई कम करें ताकि आवाम का दिल जीत सके। यार हर चीज महंगी हुई है, आलू महंगा है, सब्जी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज महंगी है। कौन चीज सस्ती है? दूध भी महंगा है। हाँ, वो उनको बोलो क्रिकेट खेले जाके वो। अच्छा, तो मसला महंगाई का है, लेकिन पाकिस्तान इतना महंगा क्यों हो गया है? अब हम क्या बताएं, इमरान खान खुद ही बता रहे हैं। महंगाई क्यों बढ़ती है, वजीर आजम ने वजह बता दी। जब डॉलर के मुनिस्बत रुपया गिरता है
तो वो महंगाई बढ़नी होती है। तेल महंगा मतलब सारी ट्रांसपोर्ट महंगी, बिजली महंगी, आधी बिजली तेल से बनती है, आधी गैस बाहर से इंपोर्ट होती है वो महंगी, 70% दालें बाहर से आती है वो महंगी, बाहर से आता है घी महंगा, पेट्रोल की कीमत बढ़े फिर महंगी। हम इम्पोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट शुरू कर दें तो हमारा रुपया मजबूत होगा, महंगाई कम हो जाएगी। पाकिस्तान में चहुओर महंगाई का प्रकोप हावी है। फरवरी महीने में भी चीनी के दाम 15% बढ़ गए, सरसों का तेल 10% महंगा हो गया, फलों के दाम 5.5% बढ़ गए। पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पर महंगाई बढ़ने के ताजा आंकड़ों का दैनिक प्रसारण चल रहा है। महंगाई का पारा हाई, एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में मजीद 0.81% इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त 17 रुपए महंगा हुआ, अंडे फी दर्जन 6 रुपए महंगे हो गए, गंदम का 20 किलो आटे का थैला 24 रुपए महंगा हो गया, चीनी की फी किलो कीमत में 3 रुपए का इजाफा हुआ, घी का 2.5 किलो का टिन 10 रुपए महंगा हो गया, जबकि चावल, दाल माश, दाल मूंग, दाल मसूर और खुश्क दूध की कीमतें भी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की अपनी आवाम महंगाई के दबाव में पिसी जा रही है, लेकिन इमरान एंड पार्टी इस बात की खुशी से फूली नहीं समा रही कि भारत में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ। जब किसी देश की सारी नीतियां नफरत और आतंकवाद का जहर स्वादानुसार मिलाकर बनाई जाती है, तो ऐसा ही नफरत का नतीजा देश को और आवाम को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।